हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था विच वाज इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर विच इज द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. इसके चैप्टर के लर्निंग गोल्स क्या हैं? टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप between opportunity cost and relative commodity prices, and explain the basis for trade and show the gains from trade under constant cost condition. आज हम इसका सिर्फ स्टार्ट देखेंगे. इस चैप्टर में हम दो क्वेश्चन हैं जिनको आंसर करने की कोशिश करेंगे. पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द बेसिस फॉर ट्रेड एंड व्हाट आर द गेन्स फ्रॉम ट्रेड. ट्रेड की बेस क्या है? कोई भी दो कंट्रीज आपस में ट्रेड क्यों करेंगे, और सेकेंडली कि उस ट्रेड से उनको क्या हासिल होगा. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ट्रेड. व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ट्रेड से क्या मतलब है कि कौन सी कमोडिटीज है जिनकी ट्रेड की जाएगी, और ये कि अगर एक कंट्री डिसाइड करता है कि इन कमोडिटीज की उन्होंने ट्रेड करनी है तो उसमें से कौन सी कमोडिटीज वो एक्सपोर्ट करेंगे और कौन सी कमोडिटी उनकी इम्पोर्टेबल कमोडिटीज होंगी. ये टू क्वेश्चन है. गेन्स फ्रॉम ट्रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस फॉर ट्रेड कि दो कंट्रीज ट्रेड में एंगेज क्यों होंगे. सेकंड, व्हाट आर द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, एंड थर्ड, व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज. हम सब जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स वाज started as an organized science by the publication of the book Wealth of Nation which was written by Adam Smith in 1776. लेकिन इस बुक से पहले भी कुछ ना कुछ राइटिंग्स थी या पम्फलेट टाइप या कुछ आर्टिकल्स थे डिफरेंट लोगों के जिनमें इधर लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल मर्चेंट्स, ताजर हो गए, बैंकर्स हो गए, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, कुछ फिलोसफर्स थे, कि अगर उन सबको कलेक्ट अप करें तो कुछ ना कुछ उसमें इकोनॉमिक थाट या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रेलेवेंट थाट्स थे. इन सबको मिला के जो ओवरऑल व्यू पॉइंट था, जो उनके व्यूज थे, उनको हम कहते हैं क्या है? मर्केंटलिज्म या मर्केंटलिस्ट. दे वर कॉल्ड मर्केंटलिस्ट. एंड मर्केंटलिस्ट जो थे उस वक्त चूंकि इतनी डेवलप्ड इकोनॉमिक थाट नहीं थी, तो उनका व्यू क्या था इस बारे में, ट्रेड के बारे में, दैट a nation to become rich and the powerful was to export more than it imported. कि कोई भी नेशन अगर पावरफुल और रिच बनना चाहती है तो उस नेशन को ये चाहिए कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करे और इम्पोर्ट्स कम करे. और ये फिर उसके पास इस तरह से जो सरप्लस होगा उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर सिल्वर जो उनसे वो कलेक्ट करें, क्योंकि ये कीमती धातें थी उस ज़माने में, अभी भी हैं. और जिस नेशन के पास जितना ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर होगा वो नेशन उतनी पावरफुल और उतनी रिच समझी जाएगी. और इसके लिए सरप्लस में रहने के लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो एक्सपोर्ट्स को स्टिमुलेट्स करे और इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करे, और स्पेशली जो लग्जरीज की इम्पोर्ट्स है. लेकिन इसमें एक जो पॉइंट है वो ये है कि सिंस ऑल नेशन कुड नॉट साइमल्टेनियसली हैव एन एक्सपोर्ट सरप्लस एंड द अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वाज फिक्स्ड एट एनी पर्टिकुलर टाइम. कि एक ही टाइम में ये नहीं हो सकता कि अगर तीन नेशन है और तीनों कहें कि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा करनी है, दो नेशन आप कर लें दुनिया में और उसके बाद आप 100 भी कर लें, हम सिंपलिसिटी के लिए दो ज्यूम करते हैं, और दोनों नेशन ये कहें कि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है और इम्पोर्ट कम करना, ज़रा ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक नेशन की एक्सपोर्ट दूसरी नेशन की इम्पोर्ट होती है. इसी तरह दुनिया में गोल्ड और सिल्वर की अमाउंट फिक्स है. अगर नेशन ज़्यादा से ज़्यादा ये अकोमोडेट करना चाहे तो ज़ाहिर है कि ये भी पॉसिबल नहीं कि हर नेशन ही मैक्सिमम अकोमोडेट करे. तो इसका नतीजा क्या है कि वन नेशन कुड गेन ओनली एट द कास्ट ऑफ अदर नेशन. अगर एक नेशन कोई चीज़ गेन कर रही है ट्रेड से या वैसे, तो इसमें क्या है कि इस मर्केंटलिस्ट व्यू ये था कि इट विल गेन एट द कास्ट ऑफ द अदर्स. तो द मर्केंटलिस्ट का जो व्यू पॉइंट था उसको एक तरह से कहते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म, बिलीविंग एज दे डिड दैट द नेशनल इंटरेस्ट वाज बेसिकली इन कन्फ्लिक्ट. के डिफरेंट नेशंस के जो आपस में इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, वो आपस में कन्फ्लिक्ट में है, और एक नेशन कैन गेन ओनली एट द कास्ट ऑफ अदर. अब जब हम इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं और ट्रेड को भी, तो हम ये समझते हैं कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो असल में कन्फ्लिक्ट में नहीं होते. ये हम ऐसा ऐसा आगे देखेंगे. तो दूसरा जो पॉइंट इसमें नोट करने वाला वो ये है कि मर्केंटाइलिस्ट का व्यू पॉइंट ये था कि किसी भी नेशन की पावर जो होती है या उसकी रिचनेस जो होती है या उसकी जो वेल्थ है, वी कैन मेजर इट बाय द स्टॉक ऑफ प्रीशियस मेटल्स की गोल्ड और सिल्वर की. टुडे वी मेजर द वेल्थ ऑफ अ नेशन बाय इट्स स्टॉक ऑफ ह्यूमन, मैन मेड एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज. इसके अलावा स्टॉक ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज कितने हैं, और इफ देयर इज अ ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स एंड हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ नेशन. मतलब मर्केंटलिस्ट का व्यू पॉइंट ये था कि आपके पास गोल्ड और सिल्वर ज्यादा, इट मीन द नेशन इज द रिच. तो अब अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड चेक करें तो हम उस व्यू पॉइंट से मेजर करते हैं कि नेशन इज रिच और इट इज पुअर, अगर हम इस टाइम पीरियड को देखें.
मर्केंटाइलिस्ट के जो व्यूज थे उसमें दूसरी बात ये कि दे वर इन द फेवर ऑफ स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को, स्पेशली एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे एक चेक रखना चाहिए। हम मर्केंटाइलिस्ट जो ये व्यू है इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि उसके बाद एडम स्मिथ के व्यू है, एडम स्मिथ के बाद डेविड रिकार्डो के। एडम स्मिथ का व्यू अगर हम जब पढ़ेंगे तो उसको अगर हम समझें कि इट वाज अ रिएक्शन ऑफ द व्यूज ऑफ मर्केंटाइलिस्ट, तो ये हमें ज्यादा बेहतर समझ आएगा। दूसरा ये कि उस जमाने में अगर मर्केंटाइलिस्ट वर इन द व्यू ऑफ द प्रोटेक्शनिज्म, या ये कि ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, तो अब भी कई नेशन हैं जो कि अपनी ट्रेड जो होती है उसके ऊपर किसी ना किसी टाइप की इम्पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। तो इन दोनों चीज़ों को कि अब इसे कह सकते हैं कि इट इज कॉल्ड द नियो मर्केंटलिज्म। इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम स्टार्ट किस चीज़ से कर रहे हैं, मर्केंटलिस्ट व्यू पॉइंट से। बेसिक जो थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, जिसमें आप कि व्हाई द नेशंस गेन इन ट्रेड स्टार्टेड विद द एडम स्मिथ, and it is called the theory of absolute, या or the trade is based on the absolute advantage. According to the Adam Smith, कि Adam Smith ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए जो बात शुरू की, बिल्कुल एक सिंपल बात है कि for the two nations to trade with each other voluntarily, both nations must gain. If one nation gain nothing are lost, it will simply refuse to trade. कि मर्केंटाइलिस्ट ये कह रहे हैं कि एक नेशन गेन करेगी जबकि दूसरी के कास्ट पे। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के दो नेशन आपस में ट्रेड सिर्फ उस सिचुएशन में करेंगे जब दोनों नेशन को उससे कुछ ना कुछ हासिल होगा। अगर एक नेशन को सिंपली कुछ हासिल नहीं हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो वो ज़रा इनकार कर देगी, वो क्यों ट्रेड करेगी। सो अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ, ट्रेड बिटवीन टू नेशन वाज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्या, कि दो नेशन के दरमियान जो ट्रेड है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज पे बेस करती है, और वो है ये कि व्हेन वन नेशन इज मोर एफिशिएंट देन एन अदर इन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी बट इज लेस एफिशिएंट then the other nation in production of the second commodities, कि हमने assume किया कि there are only two nations है दुनिया में, only two commodities है, दोनों नेशन दोनों commodities प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन एक नेशन उनमें से एक commodity ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करती है जबकि दूसरी नेशन दूसरी commodity ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करती है। Then both nations can gain by specializing in the production of the commodity of its absolute advantage and exchanging part of its output with the other nation for the commodity of absolute disadvantage. तो फिर दोनों नेशंस को ये चाहिए कि जो कम्युनिटी वो दोनों कम्युनिटीज अपने लिए खुद ही प्रोड्यूस करने के बजाय जो कम्युनिटी वो मोस्ट एफिशिएंटली प्रोड्यूस करती हैं उसमें स्पेशलाइज करें और जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसे एक्सपोर्ट कर दें। मसलन इधर इसमें एग्जांपल दी हुई है कि अगर कोई कंट्री है जैसे कनाडा है, उनकी ज़मीन ऐसी है कि वो वीट ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि दूसरा कोई और कंट्री है जिसमें एनवायरनमेंट ऐसा है, मौसम ऐसा है कि वो बनानास मोस्ट एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब कनाडा को ये चाहिए कि वो बनानास या फ्रूट या जिसके लिए उसका एनवायरनमेंट सब सूटेबल नहीं है उस चीज़ को प्रोडक्शन की कोशिश ना करे, बल्कि वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट लगाए किस चीज़ पे, वीट की प्रोडक्शन पे। जबकि दूसरे कंट्री को जिसका एनवायरनमेंट बनानास या फ्रूट के लिए सूटेबल है, उसे चाहिए कि वो वीट प्रोड्यूस करके अपने रिसोर्सेज, क्योंकि उस तरह प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, वेस्ट ना करे, बल्कि जिस चीज़ के लिए उसका एनवायरनमेंट उसकी ज़मीन सूटेबल है वो प्रोड्यूस करे। इस तरह जब वो मैक्सिमम क्वांटिटी दोनों कंट्रीज प्रोड्यूस कर लेंगे, तो जो क्वांटिटी उनके इस्तेमाल से एक्स्ट्रा है उसको उन्हें चाहिए कि वो एक्सपोर्ट करें और दूसरी कमोडिटी जो सी है वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर लें। सो अब हम इसे दोबारा पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, ट्रेड बिटवीन टू नेशंस इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज। व्हेन वन नेशन इज मोर एफिशिएंट, जो मोर मोर एफिशिएंट है उसको हमने कहना क्या है, इट हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर द अदर नेशन in the production of one commodity but it is less efficient than the other nation in the production of the second commodity, then both nations can gain by each specializing in the production of the commodity of its absolute advantage and exchanging the part of its output with the other nation for the commodity of its absolute disadvantage। इसको आप दो तीन बार लिख के देखेंगे, फिर आप इसे रिवाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। इसके अलावा जब आपको डेफिनेशन की समझ आ जाए तो फिर हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल है, और ये कि इसमें हम किस तरह से प्रूव करेंगे कि पर आवर वीट एक कंट्री कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा कंट्री क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है, वो पर आवर उसकी प्रोडक्शन क्या है। पहले हम इससे अंदाज़ा ये करेंगे कि किस नेशन की एब्सोल्यूट एडवांटेज की कमोडिटी कौन सी है और किसको कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस करके एक दूसरे से एक्सचेंज करनी चाहिए।
लेकिन इसकी डेफिनेशन जो सी उसको समझने और याद करने के बाद हम आगे इस थ्योरी को डिटेल में करेंगे। जो हमने किया है इसकी एक दफ़ा आउटलाइन हम आज दोबारा देख सकते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या है। हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ये सेकंड चैप्टर है, लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज चैप्टर का नाम है। हमने अभी ये पढ़ा नहीं है, हमने स्टार्ट ये करना है। सेकंड चैप्टर हमने आज स्टार्ट किया। इसके लर्निंग गोल क्या है? अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, अंडरस्टैंड द relationship between opportunity cost and relative commodity prices, explain the basis for trade and show the gains from trade under constant cost condition। इसमें हमारे बेसिक क्वेश्चन क्या हैं? पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द बेसिस फॉर ट्रेड, नेक्स्ट व्हाट आर द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, एंड थर्ड इज व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज या टू नेशन। हमारा इसमें अजम्पशन क्या है कि हम इस थ्रू आउट इस चैप्टर में हम ये अज्यूम करेंगे कि देर आर ओनली टू नेशंस इन द वर्ल्ड, देर आर ओनली टू गुड्स एंड देर आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर में अज्यूम करेंगे। सिंपल अजम्पशन हमारा क्या है कि देर आर ओनली टू नेशंस एंड टू कम्युनिटीज आर टू गुड्स इन द वर्ल्ड। बेसिक मर्केंटलिस्ट जो व्यूज थे जो उनके थॉट्स से उससे हमने स्टार्ट किया। इट इज द इकोनॉमिक फिलोसफी इन 17th and 18th century of different countries, England, Spain, France, Portugal, and Netherlands, and they believe that the nation could become rich and powerful only by exporting more than it imported। नेक्स्ट उनका व्यू था कि एक्सपोर्ट सरप्लस ब्रॉट इनफ्लो ऑफ गोल्ड एंड सर्विसेज, कि आप अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो उससे जो आपके पास सरप्लस आता है उससे आप गोल्ड एंड सिल्वर परचेज करेंगे। और ट्रेड पॉलिसी वाज टू इनकरेज एक्सपोर्ट्स एंड रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स, कि जो ट्रेड पॉलिसी किसी भी नेशन को बनानी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इसे अपनी एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करना चाहिए, इसे अपनी इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। एंड वन नेशन गेन ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर नेशन और एट द कॉस्ट ऑफ अनदर नेशन। Mercantilists measured wealth of a nation by stock of precious metal it possessed. Today we measure wealth of the nation by stock of human, man-made and natural resources available for producing goods and services। The greater the stock of resources, the greater the flow of goods and services to satisfy human want and higher the standard of living। इन व्यू को सामने रखते हुए हम देखते हैं कि इसके बाद जो व्यू था एडम स्मिथ का था, जो कि एक तरह से इन व्यूज का रिएक्शन था। And it is that a nation has absolute advantage over another nation if it can produce a commodity more efficiently। पहले डिफाइन किया हुआ कि absolute advantage कहते हैं किसी if a nation can produce a commodity more efficiently than another nation, then we say that the nation has absolute advantage in the production of this commodity। So when one nation has absolute advantage in the production of a commodity but an absolute disadvantage with respect to other nation in the second commodity, both nations can gain by specializing in their absolute advantage good and exchanging part of the output for the commodity of its absolute disadvantage। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है कि कनाडा इज एफिशिएंट इन ग्रोइंग व्हीट एंड इनएफिशिएंट इन ग्रोइंग बनाना। निकारागुआ इज एफिशिएंट इन ग्रोइंग बनानास एंड इनएफिशिएंट इन ग्रोइंग व्हीट। इस बात का मतलब क्या है? जिसको एफिशिएंसी हम कह रहे हैं हम उसे अपनी इस थ्योरी की टर्मिनोलॉजी में कहेंगे Canada has absolute advantage in wheat and Nicaragua has absolute advantage in bananas। So mutually beneficial trade can take place if both countries specialize in their absolute advantage commodities। इसमें एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर कनाडा हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन व्हीट, तो एक कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो दूसरी कंट्री का उसी कम्युनिटी की प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कहलाएगा। तो सो ट्रेड विल बी बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड स्पेशलाइजेशन एट दोनों कंट्री अपने एब्सोल्यूट एडवांटेज की कम्युनिटी में स्पेशलाइजेशन करेंगे और एक्स्ट्रा अमाउंट जो होती है वो आपस में एक्सचेंज करेंगे जिससे दे बोथ कैन गेन फ्रॉम ट्रेड। बाकी नेक्स्ट इसमें जो भी इस थ्योरी का पार्ट है वो हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में जब शुरू होगा करेंगे। अभी तक जो हमने इसमें देखा है उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ